हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस टेस्ट प्रेप प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां पर आपको मिलेंगे नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस एंड एआई के स्पेशल फीचर्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एज यू वेरी वेल नो, ये 10+2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस की वेटेज भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हाई प्रीवियस नीट ईयर के क्वेश्चंस में देखी गई है। सो अगर हम एक एनालिसिस करते हैं, एक वेरी सिंपल एनालिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायपोल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कैपेसिटेंस, तो टोटल ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इनमें से आप देख पा रहे हैं कि 2025 में भी 2 क्वेश्चंस आए थे, 2024 में 4 क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स की जो वेटेज है दैट इज कंसिडर्ड वेरी हाई। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा यू कैन से अच्छी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं दैट विल कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो भी हमारे पास इस पर्टिकुलर यूनिट में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि देयर आर 2 चार्जेस, ओके, Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस्ड एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, यानी कि ये इमूवेबल पोजीशंस में है। एंड ये जो Q3 वाला चार्ज आप देख पा रहे हो, दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। सो 40 सेंटीमीटर के ये रेडियस में यहाँ पे पॉइंट डी पर पहुंच रहा है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसका डायग्राम है वो कैसा होगा। तो दिस इज द इनिशियल यू कैन से शेप और अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस। अब क्या होगा कि जब ये Q3 वाला चार्ज हमारा पॉइंट डी पर पहुंचेगा, देन इन दैट केस हमारे पास जो इसकी अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। सो लेट अस सी व्हाट द न्यू अरेंजमेंट वुड लुक लाइक। सो इन दिस केस ये हमारे पास प्रीवियस डायग्राम होगा एंड द न्यूअर डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। So this is going to be point A, okay, then this will be the point B and this will be the point D, जहां पर हमारा चार्ज Q3 पहुंचेगा like this, and this will be the charge Q2 and this will be the charge Q1. So students, initially यहाँ पे हमारे पास Q3, Q1 and Q2 ऐसे अरेंज थे, बट अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली ऐसे अरेंज होंगे। ओके, नाउ इनके बीच में हम एक बार डिस्टेंसेस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 40 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में है, 30 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में है। इफ़ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, सो ये वाला साइड हमारे पास 50 सेंटीमीटर्स का आएगा। नाउ अगेन लेट अस टेक अ लुक एट द न्यूअर अरेंजमेंट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर्स बिटवीन Q3 एंड Q1 एंड ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर्स। ओके, सो हमारे को यहाँ पे जो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। सो लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जीज इन द फाइनल केस। दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द इनिशियल केस। लेट अस कॉल इट द फर्स्ट केस स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज विल बी गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 minus the potential energy 1, and this will be given by potential energy between Q1 and Q2. So we can write it like this: K Q1 Q2 divided by the distance between them, that is to be converted into meters. So we can write it as 0.3 meters. Okay, then next one हमारे पास आएगा, that will be between Q2 and Q3. So that will be given by K times Q2 Q3 divided by the distance between them, that is 0.1. Then the third one would be the potential energy between Q1 and Q3. So we can write it like this: K times Q1 into Q3 divided by 0.4. So students, ये हमारे पास आएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। लेट अस कॉल दिस पोटेंशियल एनर्जी 2. Okay, the second potential energy, this is the final potential energy. Now let us calculate the potential energy 1. So if we calculate the initial potential energy, then in दोनों के बीच में potential energy will be given by K Q1 Q2 divided by 0.4 plus what will be the potential energy between A and B? It will be K times Q1 Q2 divided by 0.3. थर्ड पोटेंशियल एनर्जी Q3 एंड Q2 के बीच में होने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.5.
सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें डेल्टा पीई निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट दीज टू। सो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? दिस वन एंड दिस इज इनिशियल। नाउ आप देख पाएंगे कि इसमें से कुछ कुछ एनर्जीज जो हैं वो कॉमन आने वाली हैं। कौन सी? के क्यू वन क्यू टू बाई 0.3, यहाँ पर देखिए के क्यू वन क्यू टू बाई 0.3 इज देयर। ओके, देन वी हैव गॉट दिस के क्यू वन क्यू थ्री बाई 0.4। सो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास रेपिटेशन हो रहा है। सो ये जो अरेंजमेंट है इनका सेम ही होने की वजह से एनर्जी भी सेम ही आ रही है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू एनर्जीज नाउ। ओके, सो रिमेनिंग एनर्जीज कौन सी आएंगी? दिस इज के क्यू टू क्यू थ्री बाई 0.1 एंड यहाँ पर के क्यू टू क्यू थ्री बाई 0.5। ठीक है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। सो डेल्टा पीई विल बी इक्वल टू, लेट अस राइट इट लाइक 10 एंड इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 के क्यू वन क्यू टू एंड दिस इज Q3 बाय दिस इज गोइंग टू बी दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, दिस इज लाइक K इज बाय द वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं विद दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी K। सो K विल बी इक्वल टू, एक तो यहाँ से हम 8 पिक करेंगे और एक यहाँ से Q2 पिक करेंगे, तो 8 टाइम्स Q2। ओके, सो डेल्टा पीई जो आएगा हमारे पास, उससे कंपैरिजन करके यहाँ पर हम K की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 8 टाइम्स Q2 स्टूडेंट्स। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। Now let us take a look at another question, students. This is another good question. So 3-point charges are placed as shown in the figure along a straight line. Okay, एक straight line में 3 charges को हमने place किया हुआ है. The energy needed to exchange the position of the central positive charge. ये जो positive charge है इसको आपने replace करना है with one of the negative charges is. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज को आपने इस नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करना है, तो एक हमारे पास न्यूअर अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस आएगा और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन तो हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमेशा हमें एक तो पहले डायग्राम बना लेना चाहिए, तो हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू एंड हमने इनको रिप्लेस कर दिए, इन दोनों को एक दूसरे से रिवर्स कर दिया है, तो दैट मीन्स नाउ दिस विल बी द अरेंजमेंट। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जीज आने वाली हैं। लेट अस कॉल दिस द केस 1, दिस इज द केस 2। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन द केस 2 एंड फिर हम 1 की भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये अरेंजमेंट होने वाला है एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी सम डिस्टेंस, सो लेट अस से टेक द डिस्टेंस टू बी a, दैट इज बिटवीन दीज टू चार्जेस, एंड इन दोनों चार्जेस के बीच में टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2a। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड केस। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस is going to be equal to minus kq square by a. इन दोनों के बीच में देखते हैं तो that will be equal to plus kq square by a. Okay, the formula that we are actually applying over here is u is equal to k times q1 q2 by r. इस फॉर्मूला में जो चार्जेस के साइंस होते हैं प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली हमने वैसे ही पुट करने होते हैं। तो अगर दोनों ही चार्जेस नेगेटिव होंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो कि माइनस इंटू माइनस क्यू हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द थर्ड कॉम्बिनेशन, सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a. So this is the second वाला केस की potential energy. Now let us see what is the potential energy of the first case. So we can say that potential energy in the first case is equal to, इन दोनों के बीच की potential energy that will be minus kq square by a, and इन दोनों के बीच की potential energy minus kq square by a, and इन दोनों के बीच की potential energy that is plus kq square by 2a. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट विल बी गिविंग यू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी द वर्क डन। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेम है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए एंड माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास है प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो वो कैंसिल नहीं होगा। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a एंड प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a, ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो लेट अस राइट द फाइनल आंसर नाउ, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, दिस एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस वन एनर्जी, सो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइंड दिस विल बी 2k क्यू स्क्वायर बाई a एंड दिस विल बिकम ओके 2k क्यू स्क्वायर बाई a, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a और ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2 है, तो ये क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई a। फाइनली हमारे पास आएगा के क्यू स्क्वायर बाई a ओनली, एंड व्हाट इज k इज नाउ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज वी वेरी वेल नो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाई a हमारा फाइनल आंसर होगा। सो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, दैट विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमें कंडक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ओके, एंड पोटेंशियल ऑन कंडक्टर्स, ऑलराइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देयर इज अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P एज शोन इन द फिगर। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एंड स्टूडेंट्स कंडक्टिंग स्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके इनसाइड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। एंड सेकेंडली जो पोटेंशियल होता है एक कंडक्टर के अंदर, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ओके। सो VA, VB एंड VC आर 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमने कंडक्टर पर लिए हुए हैं, बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यूज, लाइक कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा या पोटेंशियल्स इक्वल होंगे, वो हमने यहाँ पे चेक करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस सी। तो जब कभी हमारे पास एक कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। ऑल्सो स्टूडेंट्स वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है, सो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, राइट। E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस dV बाई डी आर। तो अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। अब स्टूडेंट्स अब याद करो कि जब कभी कोई कांस्टेंट होता था और उसको आप डिफरेंशिएट करते थे तो हमेशा आपके पास क्या आता था, जीरो आता था, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ये हमारे पास जीरो आ रहा है, जैसा कि एक कंडक्टर के इनसाइड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि डेफिनेटली वहां पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप देख लेना, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, नॉट ओनली एट दीज पॉइंट्स बट एट एनी पॉइंट। सो हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम होगा, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट A, B और C पर भी पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम ही होंगे स्टूडेंट्स। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो पोटेंशियल चाहे किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, कंडक्टर के इनसाइड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होता है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स पीछे वाले केस में आपके पास एक कंडक्टर था और उसकी वजह से पोटेंशियल जो था दैट वाज कांस्टेंट, बट व्हाट इफ द कंडक्टर इज नॉट देयर, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। तो कैसे पोटेंशियल वेरी करता है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके क्वेश्चंस भी बहुत कॉमनली नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिल जाने वाली है। तो लेट अस सी, सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R is drawn in a uniform electric field E as shown. So there is an electric field E which is acting towards the right hand side direction. In the figure, VA, VB, VC and VD are respectively the potentials of points A, B, C and D at the periphery of the circle. ठीक है, तो ये एक सर्कल है, रिमेंबर दैट यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, बेसिकली ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि फ्री स्पेस या वैक्यूम में हमने ड्रॉ किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कंपैरिजन करना है कि किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, पॉइंट डी पर ज्यादा होगा, पॉइंट बी पर ज्यादा होगा, पॉइंट ए, सी, इन सारे पोटेंशियल्स का आपस में क्या रिलेशन है, वी हैव टू सी दैट। बिफोर वी सी दैट स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एज माइनस डी वी बाई डी आर, राइट। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी
बाय डी आर। तो इसको अगर डी आर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले जाते हैं तो व्हाट डू वी गेट द वैल्यू ऑफ डी वी एज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, करेक्ट। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसको हम एज अ वेक्टर अज्यूम करते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर आपको e का एक्सप्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x और r को भी आप r को x ले लेंगे तो dr को dx ले लेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप पोटेंशियल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन की वजह से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल इंक्रीज होता, बट जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि द मोर द फार्दर यू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स वो गिरता रहता है, वो कम होता रहता है। ओके, अगर सपोज करिए कि आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हो और उस पॉइंट से थोड़ा दूर एक लाइटनिंग आपके ग्राउंड पे आके गिरती है, ठीक है, तो अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा फ्रॉम दैट लाइटनिंग वाला पॉइंट तो आपके पैरों में पोटेंशियल भी कम होगा। ओके, सो वही चीज है, जितना आपका डिस्टेंस दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से उतना ही पोटेंशियल भी कम होता रहता है। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द राइट को मूव करते जाएंगे स्टूडेंट्स तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम डी और बी के पोटेंशियल्स को कंपेयर करें अगर, तो इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, बताइए, सोचिए। पोटेंशियल एट पॉइंट डी ज्यादा होगा या पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा? अगेन आई एम टेलिंग यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है टुवर्ड्स राइट, तो डेफिनेटली जो पॉइंट डी का पोटेंशियल है वो पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक बार जरा ए और सी पॉइंट्स को देखते हैं। तो ए और सी पॉइंट्स तो स्टूडेंट सेम ही पॉइंट पर है, सेम ही डिस्टेंस पर है, तो डोंट यू थिंक कि उनका पोटेंशियल सेम होगा? तो डेफिनेटली यस, उनका पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो पॉइंट ए एंड सी हैव द सेम पोटेंशियल। सो लेट अस सी ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे हैं कि पॉइंट ए और सी का पोटेंशियल सेम हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। ठीक है, सेकेंडली कह रहा है कि पॉइंट डी का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एज इट सेज दैट पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज मोर देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। ओके, सो एग्जाम में अगर ऐसा डायग्राम ना होकर कोई और भी डायग्राम होगा तो जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने से हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज ही होता है। Okay students, let us take a look now at the next question. So in this next question there are 4 electric charges plus q plus q plus q and they are placed at the corners of a square of side 2l. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है दैट इज इक्वल टू 2l और यहाँ पे ये जो हमारे पास हाफ डिस्टेंस हो जाएगा इसको हम l अज्यूम कर लेते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट a मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस q, बोथ आर प्लस q, इनके बिल्कुल मिडवे में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी चार्जेस होते हैं वो अपना अपना पोटेंशियल जनरेट करते हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। जब कभी हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हमें वहां पर उनका अलजेब्राइक सम लेना होता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें उनका वेक्टर सम नहीं लेना जैसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स में लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम पे सिर्फ उनका अलजेब्राइक सम लेना है। ठीक है, जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेक्टर एडिशन नहीं करना, सिंपल एडिशन करना है। ओके, रिमेंबर दैट। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस हैं, इन 4 चार्जेस की वजह से व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी हैव टू कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? इट इज के क्यू बाय आर, आर बीइंग द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट चार्ज, राइट। सो अगर हम प्लस क्यू का डिस्टेंस देखते हैं तो दैट इज एल। तो ठीक है, इनका हम सबका पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं। तो ये डिस्टेंस एल है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमारे पास 2l है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी √5l, अगेन दिस डिस्टेंस विल बी l एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी √5l। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए के ऊपर सब चार्जेस का जो डिस्टेंस है 1 by 1 वो कैलकुलेट कर लिया है। नाउ लेट अस ऐड द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। लेट अस टेक द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज विच इज kq by l, then the potential of this charge that is again kq by l plus potential of this charge that is minus kq by √5l and then the potential of this charge that is again minus kq by √5l। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो होगा वो आ जाएगा। अब इसमें सिंपली आप कॉमन देख लीजिए क्या क्या कॉमन आने वाला है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2kq by l हो जाएगा एंड वी कैन टेक दिस कॉमन, सो 1 by 1 minus √5।
So students, this will be your answer. Okay, so remember, when calculating potential, don't take the algebraic sum, don't take the vector sum, just add them normally. ठीक है, उसमें आपको वेक्टर सम लेने की कोई जरूरत नहीं है. So इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. Now students, let us take a look at the next question. So इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल गिवन है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, पोटेंशियल हमें गिवन है वी एक्स वाई जेड मीन्स पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ पे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है. Where V is in volts and XYZ will be in meters. Electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at the point 1,1,1 is. Students, यहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आप सबको डिफरेंशिएशन के बारे में तो पता ही होगा, बट क्या आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पता है? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर हम सपोज हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स. जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो जो y होता है उसमें वो एज अ फंक्शन ऑफ x होता है. जैसे y को हमने कहा 5x स्क्वायर. ठीक है, तो अगर सपोज हमने कहा कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, हो जाएगा 10x. दिस मच यू नो. ठीक है, बट व्हाट इफ दिस y इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x एंड z, या फिर टाइम भी साथ में आ गया, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, तब आप लिख सकते हो डेल y बाई डेल x. जब मैंने लिखा डेल y बाई डेल x, दैट मीन्स कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, अज्यूमिंग अदर वेरिएबल विच इज z टू बी अ कांस्टेंट. z कांस्टेंट है, सिर्फ यहां पर x हमारा वेरिएबल है. तो अगर x वेरिएबल है तो ये 2x z हो जाएगा. सिमिलरली इसको हम डेल y बाई डेल z भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट डज डेल y बाई डेल z मीन, दैट कि मैंने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, अज्यूमिंग दैट x इज कांस्टेंट. तो जब x कांस्टेंट है तो उसका कोई रोल नहीं रहता, इट बिकम्स x स्क्वायर. ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis. For that we have to differentiate this potential with respect to x, but partial differentiation ही यहाँ पे हमें करना होगा. So let us differentiate this. तो अगर आप इसको differentiate करते हैं with respect to x, तो ये 6x है तो ये 6 बन जाएगा. This is minus 8xy, ये हमारे पास हो जाएगा minus 8y, एंड ये 8y तो ये कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो जाएगा. 6yz भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि x जो है वेरिएबल है, y और z कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, तो -6 माइनस 8y. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ई वाई स्टूडेंट्स. तो अब आप इस v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो आप x को अज्यूम कर रहे हैं टू बी अ कांस्टेंट, एंड z को भी आप कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6x का डिफरेंशिएशन 0, एंड 8xy है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 8x. 8y हमारे पास अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल है y, तो -8, एंड दिस इज 6yz, तो यहाँ पे हो जाएगा 6z. ओके, एंड लेट अस आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ez नाउ. तो माइनस डेल v बाई डेल z. ओके, तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए. तो आपने इसको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो x और y क्या होंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे. तो x कांस्टेंट है, xy कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाला टर्म रह जाएगा जिसमें z है, तो -6y. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हैं, और आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं. बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट द पॉइंट 1,1,1. यानी कि x, y एंड z की वैल्यूज हमें 1,1,1 गिवन है, तो हमें 1 बाय 1 1,1,1 को पुट करना है. ठीक है, तो 1 बाय 1 को पुट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो ex की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेट अस पुट इन द वैल्यू ऑफ y एज 1. सो अगर आप y को 1 पुट करते हो तो 6 माइनस 8 माइनस हो जाएगा +2. करेक्ट, ये हो जाएगा 2. व्हाट इज गोइंग टू बी EY में अगर आप यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं तो -8 -8, सो -16 प्लस 6, सो इट विल बी लाइक 10. सो यहाँ पे हमारे पास माइनस बाहर भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.
एंड जो ई जेड की वैल्यू है दैट इज -6y। अपना दोबारा से आप इसमें y की वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं इक्वल्स टू 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। सो 2, 10 एंड 6 ये हमारे पास x, y एंड z कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज को पुट करिए। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 10 एंड 6, सो 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप। करेक्ट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वेक्टर की फॉर्म में। हमें फोर्स निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो फॉर दैट वी नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं। सो 4, 2 का स्क्वायर 4, देन 10 का स्क्वायर विल बी 100 प्लस 36। So students, we have got square root of 140 न्यूटन पर कूलम। वन मोर थिंग, इन सबके जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर कूलम ही रहेंगे। ठीक है, तो 140 न्यूटन पर कूलम ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो फोर्स क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q टाइम्स E। अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड लेंगे। चार्ज हमारे पास है 2 कूलम्स का, तो 2√140 न्यूटन्स विल बी आवर आंसर। एंड ऑल्सो 140 है तो 140 को हम लिख सकते हैं लाइक 4 × 35। सो उसका 2 बाहर आएगा तो ये 4√35 न्यूटन हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट द आंसर विल बी। इट विल बी ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक वेरी इजी, कोई कैलकुलेशंस कुछ ज़्यादा नहीं है बट थ्योरेटिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी कोई कंडक्टर होता है तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। करेक्ट, नाउ इसी कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सो अ मेटल स्फीयर ए ऑफ रेडियस ए, स्मॉल ए, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। ओके, what will be its potential if it is enclosed by a conducting spherical shell B of radius small b and the two are connected by a conducting wire। So students, हमने क्या किया है, हमने ये एक सिंगल पहले स्फीयर लिया। ठीक है, हमने उसको एक पर्टिकुलर चार्ज दिया जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पोटेंशियल आ गया एंड दैट पोटेंशियल वाज इक्वल टू V। तो बेसिकली अगर सिर्फ इसको आप चार्ज Q दे रहे हैं तो उसकी वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी KQ/A एंड दैट विल बी इक्वल टू V। करेक्ट, अभी बाहर वाला आउटर स्फीयर को हमने कनेक्ट नहीं किया कंडक्टिंग वायर के साथ। जैसे ही हम आउटर वाले स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, क्या होने वाला है कि सारा चार्ज इस इनर स्फीयर का वो आउटर में फ्लो कर जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आउटर कंडक्टर कैन नॉट बी जीरो। और अगर आउटर कंडक्टर के बीच में एक चार्ज हमने रख दिया है और वो चार्ज को हमने चांस दे दिया कि हाँ तुम अपने पास ही ये चार्ज रखो, ठीक है, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग वायर को हम कट कर दें तो वो चार्ज अंदर ही रुक जाएगा। बट अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो वो चार्ज डेफिनेटली बाहर मूव करेगा। उसको चांस मिल गया कि वो चार्ज बाहर निकल जाए तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से Q आने वाला है हमारे पास, जो आएगा A टाइम्स V बाय कैपिटल Q, ये सारा चार्ज स्टूडेंट्स आउटर वाले स्फीयर पर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो आउटर वाले स्फीयर के ऊपर ये चार्ज फ्लो करके पहुंच गया है। अब हमने बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस पर्टिकुलर शेल। ठीक है, मतलब ये इस शेल के ऊपर जो पोटेंशियल है वो अब हमने कैलकुलेट करना है। अब जब वो कंडक्टेड हो गया, चार्ज बाहर चला गया है स्टूडेंट्स, अगेन अब यहाँ पे आउटर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, बट अब हमें जो रेडियस लेना होगा दैट विल बी इक्वल टू B। सो KQ/B हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ Q जो हमने पीछे कैलकुलेट करी है उसको ही आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आएगा AV/B। तो द न्यू पोटेंशियल हमारे पास आएगा इनसाइड द स्फीयर नाउ विल बी इक्वल टू AV/B। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि चार्ज जो होता है जो कंडक्टर के अंदर रहेगा वो जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय अ वायर एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट गिवन बाय KQ/R। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन B करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक नाउ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डायपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो एंड सपोज हमारे पास एक -Q चार्ज होता है, एक +Q चार्ज होता है।
तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस 2a होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय वन ऑफ द चार्जेस इनटू 2a एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इस केस में हमारे पास इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सो 3 डायपोल्स आर गिवन एंड ईच ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल्स इज p, मैग्नीट्यूड इज p, they are placed on a circle of radius capital R. Magnitude of electric field intensity at the center is what we have to calculate. So इस center point के ऊपर हमें electric field intensity की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायपोल है और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सियल पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय, इट इज ऑल्सो अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय kp/r³। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस विच इज r। So kp/r³ is going to be the electric field and it will be along this direction. Now students, यहाँ पर हमारे पास 3 डायपोल्स दे रखे हैं and all of these are making angles of 120 degrees. तो हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों डायपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना एट द सेंटर, उनको इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं 1 by 1। ठीक है, तो इसकी बात करता हूँ मैं। ये नेगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि नेगेटिव चार्ज के अलॉन्ग होना चाहिए, तो इसका 1 का, 2 का और 3 का, ठीक है, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा लाइक दिस इज E1। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इसका एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं सेकंड वाला केस। दिस इज सेकंड डायपोल। सेकंड वाले डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स अलोंग द नेगेटिव अगर आप लेके जाओगे तो इसके पैरेलल ड्रॉ करना होगा लाइक दिस, तो ये हमारे पास होगा E2। ठीक है, थर्ड वाले का देखते हैं। दिस इज द थर्ड वन अलोंग द नेगेटिव, ये ऊपर को जा रहा है, तो इसका जो E3 होगा दैट विल बी लाइक दिस। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बाय सिमेट्री अगर हम देखते हैं तो दीज एंगल्स आर बोथ इक्वल टू 60 डिग्रीज ईच, टोटल 120 हो जाएगा। तो अब हमें इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली अगर हम इनके E3 और E2 के कॉम्पोनेंट्स लेते हैं तो इनके 2 कॉम्पोनेंट्स जो वर्टिकल वाले हैं वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। सो E3 sin 60 विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस एंड इसका E2 sin 60 जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड जो इसके कॉस कॉम्पोनेंट्स हैं वो दोनों E1 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E नेट, इनको हम कैंसिल कर देते हैं बिकॉज E2 एंड E3 का तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, kq/r³ है, kp/r³ है। तो E नेट यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, E नेट विल बी इक्वल टू दिस E1। ओके, E1 में हमने ऐड करना है, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी E3 cos 60 प्लस E2 cos 60। सो E3 cos 60 प्लस वी हैव गॉट E2 cos 60। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर E1? इट इज kp/r³ एंड E3 इज अगेन kp/r³ और यहाँ पे हमारे पास साथ में cos 60 भी है, तो cos 60 क्या होता है 1/2। सो E2 इज अगेन kp/r³ एंड अगेन इसके साथ हमारे पास आएगा cos 60 इज इक्वल टू 1/2। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 kp/r³। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एज वेल एज हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल का नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल रैंडम पॉइंट है। तो रैंडम पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स निकालना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और एक रैंडम पॉइंट है। रैंडम पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसी पॉइंट पर हमने एक चार्ज को प्लेस किया है। फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फोर्स निकल आएगा। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट एट द पॉइंट C, डिस्टेंस इज r, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रैंडम पॉइंट के ऊपर है। रैंडम पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज गिवन बाय kp/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos square theta प्लस 1। ठीक है, 3 cos square theta प्लस 1। यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल दैट द पॉइंट मेक्स विद द
इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहाँ पे वो एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज के इक्वल। सो हमें यहाँ पे cos थीटा को cos 60 लेना होगा। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो 3 cos स्क्वायर 60 डिग्रीज एंड यहाँ पे हमारे पास ये +1 आ गया। सो cos 60 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/2। सो 3/4 इंटू KP/R, 3/4 + 1 इंटू KP/R क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 किया +1 किया तो इट विल बी 7/√7/2। सो √7/2 KP/R क्यूब। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q टाइम्स E। तो व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज Q, तो इसको आप Q से मल्टीप्लाई करिए तो √7/2 KQP/R क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा। दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रैंडम पॉइंट। अब वो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स दोनों पर भी निकाल सकते हो। थीटा को 0 या 90 डिग्रीज पुट करके आपके पास दूसरे फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। ये बेसिकली मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बी आ जाएगा। के की वैल्यू को आप 1/4πε0 लोगे तो 2 × 4πε0 से 8 बन जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स। अगेन ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। सो अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट। हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन विल दिस इलेक्ट्रिक डायपोल बी मूविंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, वो कह रहे हैं लेफ्ट राइट में होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसके 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चार्ज +Q वाले पॉइंट के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल होगा या -Q वाले पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो किस पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। स्टूडेंट सेम कंसेप्ट को आपने अप्लाई करना है जो हमने पीछे अंडरस्टैंड किया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है तो पॉइंट Q पर हमेशा पोटेंशियल, इस केस में पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर पॉइंट Q पर पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट मीन्स पॉइंट Q वाले चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, -Q वाले की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी क्योंकि उस पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ा कम है। तो ओवरऑल जो एनर्जी होगी दैट विल बिकम पॉजिटिव, और हमेशा एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज लोअर। तो अपनी एनर्जी को लोअर करने के लिए ये सिस्टम टुवर्ड्स द राइट को मूव करेगा, because as we move towards the right, potential energy is going to decrease. So we can say that potential at the point Q is going to be more than potential at -Q. Hence total potential energy अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो that will be positive. पॉजिटिव होने की वजह से मूव टुवर्ड्स राइट ही करेगा, बट एनर्जी डिक्रीज करने के लिए। सो टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस। Let us take a look at the next question students. Here an electric dipole, by the way ये नीट 2025 में आ चुका है। अब हम कुछ PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल फीचर जो है वो लॉन्च किया गया है, उसको कहते हैं पावर क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में कंसेप्ट अलग अलग नहीं होते हैं। कई बार होता है क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है, ठीक है, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और आपसे ना कई बार वो क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, आप सोचते हो कि यार मुझे इसकी थ्योरी, इसका कंसेप्ट तो क्लियर था बट मैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो आपकी गलती नहीं है, वो एक्चुअली में एक बेसिकली प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से होता है। तो उस प्रैक्टिस की कमी को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स ने लॉन्च किया है एक एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर विच इज़ द फीचर ऑफ पावर क्वेश्चंस। पावर क्वेश्चंस में क्या होता है, कंसेप्ट सेम रहता है, थ्योरी सेम रहती है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड भी सेम रहता है। क्या डिफरेंट होता है, सिर्फ डेटा। ठीक है, डेटा चेंज हो जाता है, डेटा चेंज होने से क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। तो आप उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हो। ठीक है, एंड रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे कोई भी आप फ्यूचर में भी एग्जाम लिखें, ऑलवेज रिमेंबर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, टाइम भी बचेगा जब एग्जाम सॉल्व करोगे, और यू विल फील मोर बेटर
इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यू कैन से पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द पेपर। ठीक है, तो ये पावर क्वेश्चंस का फीचर है, ये डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं जाके हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁶ कूलम-मीटर, इट इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज with respect to the electric field, the change in the potential energy of the dipole is। तो नीट 2025 में यही क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं पहले इसका हम जो ओरिजिनल डायग्राम है पहले वो देख लेते हैं ना, सो दैट वी कैन सी हाउ थिंग्स आर प्रोसीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ये डायपोल है, इनिशियली अलाइंड है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय द वे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इसको हमने एक एंगल से रोटेट कर दिया है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द वर्क डन। सो वर्क डन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द वर्क डन, इट इज गिवन बाय -PE cos θ2 - cos θ1। यहाँ पर θ2 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फाइनल एंगल होता है जो डायपोल बना रहा होता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड θ1 क्या होता है, ये इनिशियल एंगल होता है जो डायपोल बना रहा होता है। अब इसमें आपने सारे एंगल्स की वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे बाय द वे डायपोल मोमेंट गिवन है 5 × 10⁻⁶, सो -5 × 10⁻⁶, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4 × 10⁵, सो 4 × 10⁵। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यू शुड पुट इन द एंगल्स प्रॉपरली। ठीक है, एंगल्स को प्रॉपरली पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो θ2 देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, सो cos 60 डिग्री माइनस वी हैव गॉट इनिशियल एंगल एज 0 डिग्री। cos 60 डिग्री एज यू वेरी वेल नो इट इज 1/2, सो 1/2 -1 होगा, वो -1/2 होगा, उसका माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। 4 × 1/2 हो जाएगा 2, 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 × 10⁵ होता है 10⁶, 10⁶ × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया है स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि 3-4 क्वेश्चंस सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ही एवरी ईयर आते ही आते हैं। ठीक है, तो वेरी स्कोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Let us take a look at the next question. This figure shows a set of equipotential surfaces. Equipotential surfaces means ऐसी surfaces, ऐसी shapes जहाँ पे potential हर point के ऊपर same है और work done in moving a charge on an equipotential surface is always equal to 0. The magnitude and direction of electric field that exists in the region is. Equipotential surfaces हमें given है। ठीक है, इन सब लाइंस के ऊपर, ये लाइंस एक्चुअली ये सरफेसेस ही हैं, हम साइड से देख रहे हैं तो हमें लाइंस दिख रही हैं, बट ये प्लेन शीट्स हैं बेसिकली, राइट। सो ये सरफेसेस जो है इन पे सब पे पोटेंशियल्स गिवन है हमें। ओके, एंड हमें ये निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल एग्जिस्ट इन द रीजन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब भी गिवन होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू देम। ठीक है, तो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा या तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन करेक्ट आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 40, 30, 10, 20, तो मैंने आपको बताया 20 एंड 10, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करेक्ट। सो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली अपवर्ड्स होगी। ठीक है, फिर से समझें, 40, 30, 20, 10 ऊपर को जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है तो दैट मीन्स यस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल कम होता है, तो ये डायरेक्शन करेक्ट होने वाली है। ठीक है, डायरेक्शन हमें पता लग गई, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैग्नीट्यूड के लिए आप लगा सकते हैं ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू dV/dr। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज को नोट करना, dr जो होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 2 सरफेसेस हैं, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो है 1 आएगा, 1 यूनिट, राइट। दिस होल एंगल इज 135 डिग्रीज, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्रीज,
तो अगर ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है विच इज़ लेट अस से x, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्रीज है और हमें ना ये x कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो कि x इज बेसिकली लाइक द बेस एंड 1 इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos थीटा को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम 1 का cos कंपोनेंट ले लें, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x और x विल बी इक्वल टू 1/√2। अब ये मीटर्स में गिवन है तो यूनिट्स, स्टूडेंट्स यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है। थ्रू आउट +1 +2 फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो, यूनिट्स को ऑलवेज पहले SI में कन्वर्ट कर लेना हमेशा ठीक रहता है। कैलकुलेशंस करो, उसके बाद अगर ऑप्शंस में ऐसे यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर्स है, कुछ और है, CGS यूनिट्स हैं, तो आप उसको दोबारा से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट हमेशा प्रेफर करना कि यूनिट्स को यूनिफॉर्म रखना ज़रूरी होता है कि अगर ऐसे यूनिट्स ले रहे हो तो SI में ही चलने देना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/√2 मीटर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। सो dV/dr। नाउ ये दो कोई भी आप सरफेसेस उठा लेंगे, अगर 40 और 30 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस dV होगा दैट विल बी इक्वल टू 10। 10 को अगर हम r से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/√2, तो हमारे पास 10√2 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू dV/dr को अप्लाई करें और इजीली अपना आंसर को कैलकुलेट करें। dr को रिमेंबर कि इट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में बन रहा है एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज, क्योंकि ये तो 135 है, टोटल 180 है, 180 में से 145 माइनस करेंगे तो 135 आता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो लेट अस सी, इन द अरेंजमेंट ऑफ टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स एज शोन इन द फिगर, चार्ज ऑन द आउटर शेल इज 10 माइक्रोकूलम एंड द इनर शेल इज ग्राउंडेड। स्टूडेंट्स, ग्राउंडेड का मीनिंग क्या होता है? ग्राउंडेड का मतलब होता है कि जस्ट एक वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के साथ। जैसे कोई भी आपके पास एक अप्लायंस होता है तो उसकी ग्राउंडिंग की जाती है। जो थर्ड वाला बिगर पिन होता है ना, जब आप सॉकेट में उसको इंसर्ट करते हो उसके प्लग को, तो आपने देखा कि 2 पिन वाले डिवाइसेस होते हैं, 3 पिन वाले डिवाइस होते हैं। जो 3 पिन वाले डिवाइस होते हैं जनरली वो हायर वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लाइक आपका फ्रिज हो गया या फिर गीज़र हो गया, है ना। तो जो थर्ड पिन होता है दैट इज़ फॉर ग्राउंडिंग पर्पसेस, कि अगर सपोज कोई एक्स्ट्रा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाए अप्लायंस के ऊपर तो वो ग्राउंडिंग की वजह से अर्थ में फ्लो कर जाए और जो यूज़र है उसको कोई शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ग्राउंडिंग करने से हमेशा पोटेंशियल जीरो हो जाता है उस बॉडी का जिसको हमने ग्राउंड किया होता है। इन द अरेंजमेंट ऑफ द टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स एज शोन इन द फिगर, चार्ज ऑन द आउटर शेल इज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। आउटर शेल पे 10 माइक्रोकूलम है, इनर शेल इज ग्राउंडेड, देन द चार्ज Q डैश ऑन द इनर शेल इज। ग्राउंडिंग का ग्राउंड रूल क्या है? ग्राउंडिंग का ग्राउंड रूल क्या है? ग्राउंडिंग का ग्राउंड रूल ये है कि अगर आपने किसी भी एक डिवाइस को अगर ग्राउंड कर दिया तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो होने वाला है इनर वाले शेल का, ठीक है। अब इनर वाले शेल का जो पोटेंशियल है वो उसका अपना पोटेंशियल अकेला थोड़ी है, उसके ऊपर भी तो एक शेल है। तो यहाँ पे जो इसका इनर वाले शेल का पोटेंशियल होगा वो इसका अपना पोटेंशियल भी है और आउटर वाले का भी पोटेंशियल है। नेट पोटेंशियल जीरो है। नेट पोटेंशियल जीरो का मतलब है कि इसका अपना पोटेंशियल भी होगा ड्यू टू चार्ज Q डैश जो इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, और 10 माइक्रोकूलम की वजह से भी इसके ऊपर एक पोटेंशियल होगा, बट दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करके जीरो ही आएगा क्योंकि ग्राउंडिंग कर चुके हैं हम। तो लेट अस सी, अगर इसके ऊपर चार्ज है Q डैश और इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, let us calculate the potential at this point that is on the surface of the inner shell. So inner shell के ऊपर चार्ज है Q dash, so KQ dash divided by इसका रेडियस that is 1 प्लस आउटर वाले शेल का जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, ठीक है, that is given by K into 10 by 2 and this net is equal to 0. Why is it 0? क्योंकि ये पोटेंशियल इस पॉइंट का है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। यहाँ से हम Q डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो -5 माइक्रोकूलम आ जाता है, ठीक है।
तो चार्ज ऑन द इनर शेल मस्ट बी -5 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब कभी भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस आ जाएं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आ जाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि कौन से कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स डेफिनेटली सीरीज या पैरेलल में आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला ग्राउंड रूल यही बना लो कि पहले आप चेक करो कि भाई दिख रहा है ये क्लियरली सीरीज या पैरेलल में है ना, उनको पहले इक्विवेलेंट ले लो उन दोनों का, और उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रोसीड करो। फिर आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको, तो सबको देखने के बाद ये लग रहा है कि 3 और 6 जो हैं ये दोनों सीरीज में है, बाकी सबका तो नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो इसको हम एक बार सीरीज में लेकर एक बार ना हम रीड्रॉ कर सकते हैं। बाय द वे 3 एंड 6 अगर दोनों सीरीज में है तो आप 1/C1 + 1/C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप रिवर्स करेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, C1 C2/C1 + C2। तो यहाँ से आपके पास जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 × 6/3 + 6। सो ये 2 माइक्रो, ओके दिस इज फैरेड ओनली, सो ये 2 फैरेड के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2 फैरेड का। अब हमने इस पूरे सर्किट को ना रीड्रॉ करना है। ठीक है, रीड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट हुए, 1 फैरेड का हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर आ रहा है। थोड़ा ऊपर गए, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। ये जो वायर है इसको आप एक सिंगल पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, जिस वायर में रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं लगा होता उसको आप छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इस पॉइंट के बाद नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 फैरेड का कैपेसिटर। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 फैरेड का कैपेसिटर, और ये ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं। फिर 3 और 6 का हमने जब रिजल्टेंट कैलकुलेट किया अभी, तो वो 2 फैरेड आ रहा था। 4 फैरेड का, इसको आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, बाय दिस टाइम आई एम श्योर कि आपको ये दिख गया होगा कि ये क्या बन गया है ना? ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड भी है कि नहीं। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो ये स्टूडेंट्स, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है कि जो इनर वाला बीच वाला कैपेसिटर या रेजिस्टर भी अगर होते हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास ये 1, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 4, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए कितना सिंपल हो गया ना। 1 और 2 सीरीज में हो गए, 2 और 4 भी सीरीज में हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 और 2 का अगर हम इक्विवेलेंट लेते हैं तो वो आ जाएगा 2/3, और 2 और 4 का अगर आप इक्विवेलेंट लेते हो तो वो आ जाएगा 8/6, दैट इज 4/3। ठीक है, तो ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों को आप ऐड करिए तो 6/3 आ जाएगा 2 फैरेड। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस आपने इसको एक बार रीड्रॉ करना है, आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में ये कैपेसिटर का क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड जो प्लेट्स हैं दे आर मूव टुगेदर क्लोजर, then the charge stored in it increases. First option, energy stored decreases, capacitance increases, ratio of charge to the potential remains the same, product of charge and voltage increases. Choose the most appropriate answers. Choose the correct options जो कि correct है। ठीक है, options यहाँ पे choose करनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि पहले बात तो ये है कि जो प्लेट्स है ना उनको हमने क्लोजर टू ईच अदर मूव किया है। कैपेसिटर की प्लेट्स को क्लोजर टू मूव ईच अदर मूव किया है जब हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्टेड रखा हुआ था। ये ऐसे है कि यहाँ पे कैपेसिटर की ये जो प्लेट्स हैं इनको हम एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू मूव दीज 2 प्लेट्स टूवर्ड्स ईच अदर। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्लेट्स जो है ना ये क्लोजर मूव कर रहे हैं। जब प्लेट्स को हम क्लोजर मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो अगर डी की वैल्यू कम होगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो द वैल्यू ऑफ सी विल इंक्रीज बिकॉज जो डी है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एज डी डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सी इंक्रीजेज। नाउ व्हाट इज द ऑप्शंस? चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज। स्टूडेंट्स, चार्ज इज गिवन बाय सी वी। अगर हमारे पास v कांस्टेंट है
बैटरी तो सेम ही लगी हुई है, सी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली सी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, राइट। हमारे पास ये फॉर्मूला भी है कि इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला भी है क्यू स्क्वायर बाई 2c, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी है इट इज क्यू इंटू वी, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, हमने इनमें से चूज करना है ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और बाकी कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब एक हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज करेगी क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। चार्ज q भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल हो गया, q भी वेरिएबल है, और यहाँ पे v हमारा कांस्टेंट है। तो हमें c का पता है, q का नहीं पता ना, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो जब आपके पास यहाँ पे जब c की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो u की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, नो। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यस वी हैव सीन दैट। रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट्स, चार्ज इज गिवन बाय CV एंड चार्ज बाय पोटेंशियल, तो C होता है, C तो कांस्टेंट नहीं है, C तो इंक्रीज कर रहा है, ये भी करेक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज इंक्रीजेज, ओके लेट अस सी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, QV, एंड व्हाट इज Q, Q इज CV, सो CV स्क्वायर हो गया, C इंक्रीज हो रहा है, तो यस ये भी करेक्ट है। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट, A, C एंड E ऑप्शंस आर करेक्ट। Okay, so option B is correct. Options A, C and E. Students, let us take a look at this question as well. So ये भी नीट 2025 में आ चुका है, तो आप देख रहे हो अभी तक हमने देखे कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने यू कैन से स्प्रेड आउट होकर सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं ना। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चंस आने हैं, बट ओवरऑल स्प्रेड आउट होकर टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अगर आपने, तो डेफिनेटली आप पोर्टल पर जाइए, एक्स्ट्रा मार्क्स का पोर्टल है, वहाँ पर आपको पावर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पावर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एक बार देखना, आपको खुद फील होगा कि हाँ हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा रहता है। प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विथ थिकनेस 3/8 into d and d/2 are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. If K1 is 1.25 K2, then the value of K1 is. जब हम एक पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। अगर एक ही कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इंट्रोड्यूस करें तो कैपेसिटेंस चेंज होके नया कैपेसिटेंस कितनी बनती है, उसी पर ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन, एंड बिफोर दैट एक बार मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ सो दैट आपको और क्लियर हो सके। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्लैब्स को हमने इंसर्ट किया। So this slab is it has a thickness of let us say T1. This slab has a thickness of T2. यहाँ पे इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है that is K1. इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है that is K2. ठीक है, तो अगर सपोज हमने इनको इंसर्ट किया एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे अगर डिस्टेंस हमारे पास D है, ठीक है, तो इनिशियली विदाउट दिस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज इसकी कैपेसिटेंस थी C0, देन द न्यू कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C which is equal to C0 by 1 minus T1 by D, 1 minus 1 by K1 minus T2 by D, 1 minus 1 by K2. ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द न्यूअर कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन में वो क्या क्या गिवन है हमें, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है T1, ये हमें गिवन है T2, एंड K1 और K2 का भी रिलेशन ये गिवन है हमें ना, K1 इज इक्वल टू 1.25 K2। हमें K1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो K2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ K1। ठीक है, और C की वैल्यू देखें तो कह रहा है कि द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंसर्टेड, द डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स। दैट मीन्स कि जो C है हमारे पास दैट इज बिकमिंग 2C0। सारा डेटा पुट करते हैं, 2C0 इज इक्वल टू C0, 1 माइनस T1 इज 3/8D, आप नीचे D से डिवाइड करोगे तो D कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई K1। स्टूडेंट्स K1 हमें कैलकुलेट करना है ना, तो K1 को ही रहना दो यहाँ पे। ठीक है,
K2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, माइनस T2 इज गिवन बाय D/2, आप इसको भी पुट करोगे तो D/2 को अगर आप D से डिवाइड कर देते हो तो यू विल बी गेटिंग 2, तो -1/2, 1 - 1 अब यहाँ पे जो K2 है दैट इज K1 by 1.25, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो C0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, देन यू कैन जस्ट सॉल्व इट। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग K1 एज 2.66, ओके। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करे, there were a vast number of questions that came like in the previous year questions. So like this chapter is very important, so I hope you will practice and be good in this chapter. And besides that also electrostatics है, पहला chapter है, तो कहते हैं कि well begun is half done, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से कर लो, कॉन्फिडेंस बनेगा और आगे वाले चैप्टर्स भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलो देन, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।